हे मालस ने आज गए आप लोग के लिए माफिया स्ट्रैप रिवाइव का नया एपिसोड। कल बहुत ज़्यादा वेट कराने के लिए सॉरी और एक एपिसोड देने के लिए बहुत सारा सॉरी। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगी आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड सुना पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया को रियांश वार्निंग दे करके चले तो गए थे, लेकिन जिया जो अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर अपने आप को ही शीशे में देखती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर रियांश कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो कोई रिस्क ना लेते हुए पहले वार्डरोब से कपड़े निकाल करके तुरंत ही वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आने के बाद वो खुद को शीशे में आकर देखते हुए अपने बाल को बांधती है और फिर अपने आप से पूछती है, तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? लेकिन जैसे उसने ये बोला था, अचानक से रियांश का वही चेहरा उसके सामने आ जाता है जो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। और उसके साथ ही जब प्यार से रियांश उसके चोट पर मरहम लगा रहे थे, जिया जैसे ही वो सोचती है वो अपनी पलकें झुका करके तुरंत ही हल्की हल्की स्माइल करने लगती है। लेकिन फिर उसे अचानक से याद आता है कि नहीं, ये उसका हकीकत नहीं हो सकता। और फिर से वो शीशे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ऐसे दिन के लिए तू भागी थी अपने घर से? और फिर फायदा क्या हुआ? अगर तू एक जेल से निकल करके दूसरी जेल में आ गई तो वहां पर मेरे घर वाले माफिया और यहाँ पर ये तुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। और किस बात से इतना खुश हो रही है? दो पल प्यारी प्यारी बातें कर ली इस वजह से? और वो मरहम बिल्कुल ठीक इसी तरह से तेरे चाचू भी तुझे मारने के बाद मरहम लगाते थे ना, वो लोग भी तो बहुत पैम्पर करते थे, वहां से क्यों भागी फिर? ये सब देखने में सुंदर है, इस वजह से मैं इनके साथ नहीं रह सकती। कुछ करना पड़ेगा मुझे, वरना ऐसे तो फिर मेरी मेरी इतनी सारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कितना प्रॉब्लम झेला है मैंने, शिवानी ने कितनी मदद की है, मेरी वजह से नेहा दी कितना बटाई होंगी। नहीं, मुझे इस तरह यहाँ नहीं रहना चाहिए। और फिर उसकी नज़र बालकनी पर जाती है जहाँ से थोड़ी देर पहले उसने कूदने की कोशिश की थी। और ये देखते ही जिया जोर से अपने सर पर मारते हुए कहती है, एक नंबर की उल्लू की पट्टी हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे हाइट से डर लगता है और मैं नहीं कूद सकती तो फिर वहाँ जाने का मतलब ही क्या था? लेकिन इस बार मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर लिफ्ट भी है और स्टेयर भी है, क्यों ना मैं स्टेयर से जाऊँ? लिफ्ट से जाऊँगी तब लोगों को पता चलेगा, स्टेयर से जाऊँगी तो किसी को नहीं पता चलेगा। और यही सोच करके जिया जो अपने आप को शीशे में देखती है और फिर वहाँ से भी निकलती, लेकिन उससे पहले वो फिर से आकर के खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, लेकिन इस बार तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना फ़ोन, ना पैसा, ना मेरा कोई कार्ड, ना कोई डॉक्यूमेंट्स। भाग कर जाऊँगी कहाँ मैं? ये भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं हीरोइन बन चुकी हूँ, मूवी भी मेरी आने वाली होगी, और अब मेरी मूवी आने वाली है तो सब लोग तो मुझे वैसे ही जान जाएंगे। उसके बाद सब कुछ शॉर्टेड हो जाएगा, बस एक बार मेरी मूवी लॉन्च हो जाए। और ये बोल करके वो अपने स्कर्ट को हल्का सा उठाती जो उसने पहन रखा था और फिर धीरे से दरवाज़ा खोलती है। वो दरवाज़ा खोल करके चोरों की तरह पहले अपने लेफ्ट साइड में झाँकती है, उसके बाद राइट साइड में, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से जिया जो गहरी सांस भरते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक यू कान्हा, कम से कम इतनी तो मदद किया आपने। उसके ठीक लेफ्ट साइड में लिफ्ट लगा हुआ था और उसके राइट साइड में सीढ़ियाँ थी। जिया तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ भागती है और भागते भागते वो भी पहली सीढ़ी चढ़ी थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है जैसे दो लोग आपस में बात करते हुए उसी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जिया जैसे ही अभी पीछे की तरफ देखती है तो दो इंसान जिसने पूरी तरह से मास्क वगैरह पहन रखा था और काफ़ी अजीब सा ड्रेस जैसा लग रहा था कि उनका कोई यूनिफॉर्म कोड है, और वो अपने हाथ में बड़ी बड़ी राइफल लिए हुए थे। जिया ये देखकर कि एकदम से अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसका तो दिमाग काम नहीं करता कि कहीं ये दोनों उसी के पीछे तो नहीं आ रहे। लेकिन जिया हिम्मत ना हारते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को नीचे की तरफ रखती है। वैसे भी उसने कुछ भी अपने पैरों में नहीं पहन रखा था जिससे कोई आवाज़ नहीं होती, और जिया बस अपने पैरों की बदौलत धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुंच जाती है। वो जैसे तैसे करके उन दो आदमी से तो बच गई थी, लेकिन अभी उसे पता नहीं था कि आगे भी बहुत सारे खतरे आने वाले हैं। जिया जो नीचे आते आते 4th फ्लोर तक तो पहुंच गई थी, लेकिन फिर वो जैसे अभी 3rd फ्लोर की तरफ जाती कि तभी 3-4 बॉडीगार्ड जो चिल्लाते हुए कहते हैं, हरी वो देखो, मैडम है शायद, वो भागने की कोशिश कर रही है, वी हैव टू कैच हर।
जैसे ही ऑर्डर सबको मिला था, सब लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब जिया को समझ में नहीं आता। वो थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाती है और बस अपने मन में बस एक ही रट लगाई रहती है, खाना खाना बचा लेना लोगों से, ये लोग मार देंगे लोग। ये बोलते बोलते वो बस भागी जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही अभी सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर पहुंचती, उसे समझ में आ जाता है कि नीचे से भी कुछ लोग आ रहे हैं। जिया जैसे ही देखती है, वो तुरंत ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे एक रूम का दरवाजा मिलता है, जिसे खोल करके वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ चली जाती है। और बस जैसे ही दरवाजा बंद हुआ था, वो दरवाजे से सट करके बैठते हुए कहती है, मम्मी आज तो मेरा दिल ही खराब है, भाग ही नहीं पा रही हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, अपने घर के अंदर इतने सारे बॉडीगार्ड्स कौन रखवाता है? इनका घर है या कोई बैंक? जिया को अभी थोड़ी सुकून की सांस मिली थी, लेकिन तभी फिर से आसपास बहुत सारे जूतों की आवाज़ आने लगती है, जिससे जिया जा करके अंदर छुप जाती है। अंदर वो एक काउच के पीछे छुप गई थी। उसकी नज़र अभी कहीं पर भी नहीं जाती, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो भी जैसे जैसे थोड़ा रिलैक्स होकर के अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती। जैसे ही जिया अपनी आंखें पूरी तरह से खोलती है, उसके ठीक सामने एक बहुत ही क्यूट सा टॉय रखा हुआ था, जिसे देखकर जिया पहले तो हल्का सा घबराती है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहती है, ओह, तो ये अकड़ू इंसान टॉय भी खेलता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन देखो, माफिया लोग का टॉय भी कैसा अजीबो गरीब होता है, टाइगर का बच्चा। ओह गॉड। आसपास अभी भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जिससे वो समझ रही थी कि बाहर जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। वो बार बार काउच के पीछे छुपते छुपते एकदम से उस टॉय के करीब आ चुकी थी। वो जैसे ही अपना चेहरा दोबारा से उस टॉय की तरफ करती है, वो एकदम से शॉक रह जाती है, क्योंकि उस टॉय ने 2 बार अपनी पलकें भी झपकाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टॉय नहीं बल्कि रियल का टाइगर का बच्चा हो। जिया, जो अपने एक हाथ से धीरे धीरे कोशिश करते हुए अपनी उंगली को उसके हाथ पर फेरती है और फिर स्माइल करते हुए देखकर अपने चेहरे को ना महलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये इतने भी खतरनाक नहीं हो सकते, टाइगर का बच्चा थोड़ी ना पालेंगे, अभी क्या सोच रही हूँ। और ये बोल करके वो फिर से बाहर की तरफ धीरे धीरे झांकने की कोशिश करती है। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन उसके नीचे से आसपास के जूतों की चलने की शैडो नजर आ रही थी। जिया जो अभी थोड़ा रिलैक्स हुई थी, क्योंकि अब आवाज़ थोड़ी कम हो गई थी, जिससे वो खड़ी होती है और बाहर की तरफ जाने की सोचती है। लेकिन अभी वो बाहर की तरफ जा पाती कि तभी उसे हल्का हल्का घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइगर का बच्चा, जो कि अभी टॉय था, वो जिंदा हो चुका है। जिया को खुद के ही ओवर थिंकिंग पर गुस्सा आता है, लेकिन वो पीछे देखना ज़रूरी नहीं समझती। इस वक्त उसके लिए रियल खौफ तो कुछ और था कि कहीं रियाज के कोई बॉडीगार्ड उसको छलनी ना करते, और अगर नहीं भी किया तो वो ज़रूर रियाज के पास तो उससे ले ही जाएंगे। वो धीरे से दरवाज़ा खोल करके अपने लेफ्ट राइट साइड में देखती, लेकिन उससे पहले ही उसके पैर पर उसे कुछ महसूस होता है। जिया जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती है, उसकी आंखें एकदम से फ्रीज हो जाती हैं। ना तो वो पलकें झपका पा रही थी, ना तो वो हिल डुल पा रही थी, और ना ही वो सांस ले पा रही थी। उसका सांस भी उसके गले में आकर अटक चुका था। ऐसा लग रहा था वो सांस लेगी और वो मर जाएगी, क्यों जिसे अभी तक तो वो टॉय समझ रही थी, वो जिंदा हो चुका था। और अब वो जिया के पैरों के पास आकर के अपने माथे को रब कर रहा था, जैसे उसे ये करने में मज़ा आ रहा हो या फिर उसके माथे में खुजली हो रही हो। जिया ये देख करके पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं कर रही थी। वो तो उसी तरह से खड़ी रहती, क्योंकि उसका दिमाग उसके शरीर से कहीं बाहर भाग गया था, वो भी डर के मारे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस उसका दिमाग उसके शरीर में एंटर होता है, जिया एकदम से अपने हाथ को एक दूसरे के साथ जोर से दबाते हुए कहती है, हिलना नहीं, इसे लगना चाहिए कि मैं इंसान नहीं हूँ, मूर्ति हूँ, एकदम मूर्ति की तरह बन जाओ जिया, एकदम हिलना नहीं। लेकिन वो लूसीफर था, और लूसीफर जिया को जानता था। 2 महीने में लूसीफर भी ठीक ठाक बड़ा हो गया था। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कि वो जिया को तो आराम से डरा सकता था। लेकिन वो बार बार जिया के हाथ से अपने सर पर रब करवाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि जिया उससे बात करे, लेकिन जिया, वो तो बेचारी डरी सहमी स्टैचू बन चुकी थी। बस उसे ये लग रहा था कि डर के मारे वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि अगर वो बेहोश हुई
तब तो ये टाइगर का बच्चा उसे पक्का खा लेगा। लेकिन लूसीफर जो थोड़ा पीछे जाता है, जैसे वो पीछे गया था जिया अपनी पलक धीरे से झपकाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी पलकें दोबारा खोलती, लूसीफर आकर के जोर से उसके ऊपर छलांग मार देता है और हल्का सा गुर्राता भी है। वैसे वो उसे हर्ट नहीं करना चाह रहा था, बस उसकी गोदी में आना चाह रहा था। लेकिन जिया को लगता है कि अब उसके प्राण यमराज अपने साथ ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने सारे पैनिक को एक ही बार में निकालते हुए ज़ोर से चिल्लाती है। इतना ज़ोर से कि फर्स्ट फ्लोर तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। और जैसे ही रियांश के कानों में जिया के चिल्लाने की आवाज़ पहुंचती है, रियांश भी अपनी जगह से एकदम से खड़े हो जाते हैं। वैसे वो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो तुरंत ही अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करते हैं और दौड़ते हुए लिफ्ट में पहुंचते हैं। जिया के इतना तेज चिल्लाने की वजह से लूसीफर भी उसको ध्यान से देखने लगता है कि आखिर हो क्या गया इसको। वो तो बस जिया के साथ खेलना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और जाकर के साइड में बैठ जाता है। उसे बालकनी से बाहर भी नहीं जाने दिया जा सकता था क्योंकि आज का मौसम बहुत खराब था। बिजली भी कड़क रही थी और साथ में मौसम अपनी चरम सीमा पर बारिश कर रहा था। वैसे भी लूसीफर को बारिश वगैरह में खेलने में बहुत मज़ा आता था। वो भी चाहता था कि वो भी बाकी लोगों की तरह खुलेआम आराम से जिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। उसके कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे ठंडे पानी से एलर्जी थी। लेकिन अब जिया को तो उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी और ना ही लूसीफर को जिया की हालत। वो इतना तेज चिल्ला करके तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है और बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आई थी, सारे बॉडीगार्ड्स की जान में जान आती है क्योंकि सबको तो लगा था कि कहीं जिया सच में भाग तो नहीं गई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रेहांश सबको एक साथ शूट कर देते, वो भी एक लाइन में खड़ा करके। जिस लोगों से अभी तक जिया डर रही थी, अब उन्हीं लोगों से वो मदद मांगते हुए कहती है, आपके घर में एक जंगली जानवर आके हम सबको खाने वाला है। वो हमें लगता है कि हमें तो नहीं, आप वो फॉरेस्ट मिनिस्टर, मेरा मतलब है फॉरेस्ट के जो भी ऑफिसर होते हैं, उनको कॉल करिए प्लीज़। वो जल्द से जल्द आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। उस सब जिया को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। उन सब ने मास्क तो लगा रखा था, लेकिन फिर भी जिया की बातों को सुन करके उन सब के चेहरे पर हल्की हल्की हंसी आ गई थी। पहले तो वो सब इतना खुश हो गए थे कि जिया फाइनली अब मिल चुकी है, लेकिन सबको डर भी था क्योंकि जिया ने भागने की कोशिश की और इस बात का इन्फॉर्मेशन रेयांश तक नहीं पहुंचा। थर्ड फ्लोर का लिफ्ट जैसे ही खुलता है, सब लोग की नज़र उस तरफ चली जाती है। रेयांश जो अपने प्राइवेट लिफ्ट से आ रहे थे और जितने गुस्से में वो थे, सब लोग अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं सिवाय जिया के। जिया दौड़कर रेयांश के पास जाती है और उनके सीने पर हाथ रखते हुए हाँफते हुए कहती है, आपको पता है आपकी जान खतरे में है, आप माफिया हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर में एक शेर पल रहा है। रेयांश जैसे ये सुनते हैं, वो उसको छोटी निगाहें करते हुए देखकर कहते हैं, व्हाट, शेर तो नहीं पाला था मैंने, आई थॉट कि वो टाइगर का बच्चा है। जिया जैसे ही सुनती है, वो रेयांश की बात को सुनकर 2 कदम पीछे होती है और अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, वाओ, क्या सरकाज़म करते हैं आप, जो भी है वो खा जाएगा। रेयांश जो कहते हैं, तुम्हें खा गया? जिया जो कहती है, वो पक्का खा जाएगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही उसको जोर से पकड़ लेती है। रेयांश के कॉलर को जिया ने जोर से पकड़ रखा था। रेयांश उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, तुम मेरा शर्ट खराब कर रही हो, मैं मीटिंग कर रहा था। जिया जो कहती है, वो सब छोड़िए, मीटिंग करने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे रात तक, वो जंगली जानवर। लेकिन तभी अचानक से जिया को फिर से अपने पैर पर कुछ महसूस होता है और इस बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई जीभ से चाट रहा हो। जिया जैसे ही कांपते हुए चेहरे से पीछे की तरफ देखती है तो नीचे लूसीफर उसको चाट रहा था। शायद वो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया को लगता है कि वो शायद अपना मील टेस्ट कर रहा है और वो रेयान से कहती है, मैं अच्छा टेस्ट नहीं करती ना, इसको बताइए, मैं अच्छा टेस्ट नहीं करती। ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि मैं अच्छा टेस्ट करती हूँ या नहीं, ये कहाँ जाएगा मुझे। और ये बोल कर कि वो ज़ोर से रेयांश की बाहों में चिपक जाती है। वहीं रेयांश भी उसको ज़ोर से अपनी बाहों में चिपकाते हुए एक बार लूसीफर को देखते हैं और फिर धीरे से अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, जिसको हो गए। जैसे जिया ने ये सुना था, वो रेयांश की तरफ अपने चेहरे को उठाते हुए देखकर कहती है, क्या? रेयांश उससे कहते हैं, तुमसे नहीं, मैं उससे बात कर रहा था। जिया जो फिर से नीचे की तरफ देखकर कहती है, इससे बात कर रहे थे? आप इससे बात भी करते हैं?
श्रेयांश कहते हैं, हाँ वो बात मानता है मेरी। गो अवे। अभी मैडम को आपसे मिलने का इरादा नहीं है। शी इज सो स्कैर्ड, जस्ट गो। जैसे लूसीफर ये सुनता है वो मुंह बना करके नीचे बैठ जाता है और अपने चेहरे को भी नीचे लटका लेता है। जिया ये देखकर श्रेयांश से पूछती है, आपको क्या लगता है ये कोई आपका बॉडीगार्ड है, आपकी सैलरी खाता है, जो आपकी बात मानेगा? आप इससे बात कर रहे? मुझे तो लगा था कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर अब समझ में आया कि आप भी दिमाग से बहुत ढीले हैं मेरी तरह। श्रेयांश उसके गाल को जोर से पकड़ते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स को एक बार घूरते हैं और फिर एक कोने में खड़े 4 बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहते हैं, ये 5th फ्लोर से नीचे कैसे आई? जैसे ही वो चारों बॉडीगार्ड ये सुने थे वो तुरंत ही अपने राइफल को नीचे करते हुए अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जैसे वो चारों के चारों रियांश के सामने सरेंडर कर रहे हों। जिया पहले उन बॉडीगार्ड्स को देखती है और फिर रियांश को, और फिर धीरे से कहती है, मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस घूमने के लिए निकली थी। रियांश कहते हैं, तुम्हें पता है जब भी यहाँ पर कोई झूठ बोलता है ना, लूसीफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे खा जाता है। जिया जैसे ही सुनती है वो और ज़्यादा रियांश के सीने से चिपक जाती है, जिससे अब रियांश और जिया का चेस्ट एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो चुका था। रियांश इस चीज़ को फील करते हैं और फिर हल्का सा स्माइल पास करते हुए कहते हैं, इसे तुम्हें पालने का पहली बार इतना अच्छा फ़ायदा मिला मुझे। और ये बात वो लूसीफर को देखकर बोल रहे थे, वो भी बहुत धीरे, लेकिन लूसीफर का कान काफ़ी तेज था। वो रियांश की बात समझते हुए बस अपने पलक को 2 बार झपकाते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है, जैसे वो रियांश की सारी बातें समझ रहा हो। वहीं सारे बॉडीगार्ड्स को रियांश वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और सब लोग अपना सिर नीचे झुका करके चले जाते हैं। वहीं रियांश एक बार लूसीफर को देखते हैं और फिर कहते हैं, चलो हमारे साथ। जिया को लगता है रियांश उससे बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वह रियांश का हाथ पकड़ती है और दोनों हाथ पकड़ती है और फिर उनके बाजुओं को ग्रैब करते हुए उनके साथ चलने लगती है। लेकिन पीछे पीछे लूसीफर भी आ रहा था। अब जिया जो रियांश के साथ चुपचाप लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसके ठीक पीछे पीछे लूसीफर भी आ रहा था और लूसीफर भी आकर के लिफ्ट में बैठ जाता है। जिया जो रियांश को लूसीफर के साइड में खड़ा करती है और खुद जाकर के दूसरी साइड में खड़ी हो जाती है। वो अभी भी रियांश के बाजू को बहुत जोर से ग्रैब की हुई थी। जैसे ही 5th फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है, पहले लूसीफर बाहर निकलता है। जिया जो भी लिफ्ट के अंदर ही थी। रियांश उससे कहते हैं, क्या हुआ, चलो। जिया जो कहती है, नहीं वो यहाँ क्या कर रहा है, आप उसे अपने साथ क्यों लेकर आए? रियांश से कहते हैं, तुम वरी, वो कुछ नहीं कर रहा, चलो। और ये बोल करके वो जिया का हाथ जोर से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और फिर से उसे रूम के अंदर ले जाते हुए उसको अंदर पहले तो थोड़ा सा पुश करते हैं और फिर लूसीफर से कहते हैं, तुम यहीं बैठे रहना, नाउ यू आर गोइंग टू बी द सिक्योरिटी गार्ड स्पेशली फॉर हर। और ये बोलकर वह दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आ जाते हैं। जिया जो जाकर के बेड पर बैठती है और अपने मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, इतना बुरा दिन शायद ही कभी आएगा मेरी ज़िंदगी में, वो भी एक साथ। मैंने बहुत सारी मौत देखी है, पर ऐसी मौत। अभी जिया खुद से ही बात कर रहे हैं कि तभी रियांश एक चेयर ले आकर उसके सामने रखते हैं और उसके सामने आकर बैठते हुए पूछते हैं, भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? जिया जो कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना इस वजह से, पर मैं भागना नहीं चाह रही थी। रियांश तो कहते हैं, जब से मिली तब से सिर्फ झूठ बोल रही हो तुम, एक सच भी बोला है तुमने अपनी ज़िंदगी में? जिया जो कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, बस सुन लिया सच। रियांश कहते हैं, क्यों? जिया ऊपर और नीचे की तरफ देखती है और फिर बालकनी की तरफ। वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमा कर रियांश कहती है, मुझे यहाँ घुटन होती है, ऐसा लगता है मेरी सांस अटक जाएगी, ऐसी जगह पर नहीं रह सकती मैं। रियांश कहते हैं, ये मेंशन इतना बड़ा है, तुम्हें इसमें भी घुटन हो रही है? कोई ऐसे सफोकेशन वाली जगह तो नहीं है? कोई बात नहीं, तुम बालकनी में जा सकती हो, हवा अच्छी चल रही है। फिर भी घुटन हो रही है तो तुम नीचे गार्डन में भी जा सकती हो। जिया जो कहती है, आप किस घुटन की बात कर रहे हैं? मैं अंदर की घुटन की बात कर रही हूँ, मुझे अंदर से घुटन हो रही है, एक ट्रैप जैसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि अंदर सारी सुख सुविधाएं और फिर मुझे बंद करके पिंजरे में कैद कर दिया गया है। एग्जैक्टली ऐसे मेरे घर वाले भी करते थे, वो भी लोग मुझे सारी सुख सुविधा देते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर मारना शुरू कर देते थे, अपनी मुट्ठी के अंदर कंट्रोल करके रखना चाहते थे,
हर एक चीज़ उनसे पूछ कर करनी पड़ती थी। आपने आपने कहा था ना कि आपने शादी से पहले कहा था कि आप मेरी डायरी पढ़ें। आपको पता नहीं है कि मैं किन सारे सिचुएशंस को फेस करके यहाँ तक पहुँच रही हूँ। आप दोबारा मुझे वही ज़िंदगी कैसे दे सकते हैं? थोड़ा तो रहम करिए मुझ पर। श्रेयांश उसके गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहते हैं, बेरहम इंसान हूँ मैं, रहम नहीं करता, और बात जहाँ अपने फ़ायदे की हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं। जिया जो खड़े होते हुए पूछती है, कौन सा फ़ायदा? मुझसे क्या फ़ायदा होगा आपको? श्रेयांश उसको देखते हैं, फिर उसके बाजू को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुमसे एक ज़रूरी काम है मुझे, इस वजह से तुम्हें यहाँ ले आकर रखा है। जिया जो कहती है, क्यों? वहाँ ये काम नहीं पॉसिबल था क्या? श्रेयांश उसे कहते हैं, वहाँ तुम कितने दिनों के मेहमान थे मुझे खुद नहीं पता था, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती। जिया जो श्रेयांश की बात सुनते हुए कहती है, मैं बच तो रही थी अपनी फैमिली और अपनी फैमिली के दुश्मन से, जैसे तैसे करके सरवाइव कर लूँगी मैं यहाँ पर। हाँ प्लीज़ मुझे इस घर से बाहर निकलने दीजिए। जिया की बात सुनकर के श्रेयांश उसको स्ट्रिक्ट भरी टोन में समझाते हुए कहते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं होते जो सामने से आकर वार करते हैं, असल प्रॉब्लम वो देते हैं जो पहले भरोसा जीतते हैं, सामने अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे से वार करते हैं। और कोई ऐसा ही था तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती थी और फिर भी उस पर इतना भरोसा करती थी। जिया श्रेयांश की बात समझ नहीं पाती कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसे तो बस इस जगह से बाहर निकलना था, और फिर से वो बात को उसी पॉइंट पर लाते हुए कहती है, चाहे जो भी हो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। यू नो दैट आई जस्ट वांट टू बी अ फिल्म स्टार। मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक ज़िंदगी हो, एक अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, और मैं अपने बदौलत जीना चाहती हूँ। श्रेयांश जो उसको देखते हुए धीरे से कहते हैं, जैसे मेरे बिना तुम्हारा कुछ होने वाला है। उन्होंने बहुत धीरे बोला था। जिया जो अपनी सर कभी भी नीचे किए हुए बेड पर बैठी थी, श्रेयांश बस उसको ध्यान से देख रहे थे कि तभी जिया अचानक से खड़ी होती है और फिर श्रेयांश के सामने गुस्से में आते हुए कहती है, यू नो व्हाट, आप मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। पहले मुझे पैम्पर करते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन फिर मुझे दर्द भी देते हैं। आप मुझे इसी ट्रैप में रखे हुए और अपनी अपनी मुट्ठी के कंट्रोल में मुझे बंद करना चाहते हैं। बट आई नीड माई फ्रीडम। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही जिया ने श्रेयांश को उसकी अजीबोगरीब फैमिली के साथ कंपेयर किया था, श्रेयांश को वाकई में काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़ोर से जिया के बाजू को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, नेवर एवर कंपेयर माई सेल्फ विथ दैट स्टूपिड फैमिली। पागल है तुम्हारे घर वाले सब के सब। एंड यू नो व्हाट, आई एम फार बेटर देन योर फैमिली। जिया ये सुन करके श्रेयांश को देखते हुए कहती है, कोई अंतर नहीं है आपके और उनमें, बस आप थोड़े दिखने में ठीक ठाक हैं और कुछ नहीं। श्रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, गुस्से में भी फ्लर्ट करती हो तुम? फिर वॉट एवर, सिर्फ 15 दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा हूँ। 15 दिन के अंदर मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम बाहर में जा सकती हो। जिया जैसे ये सुनती है तो अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, 15 दिन? श्रेयांश कहते हैं, तुम्हारे थ्रू किसी तक पहुँचना है मुझे, और उसके लिए तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये सुन करके कहती है, वाह वाह वाह, एक बात बताएंगे आप मुझे प्लीज़? श्रेयांश अभी रूम से बाहर निकल रहे थे और वो बिना पीछे देखते हुए कहते हैं, पूछो। जो दौड़ कर उनके सामने आती है और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए पूछती है, अगर ऐसा ही था, अगर मुझसे सिर्फ 15 दिन का काम था तो क्या शादी भी 15 दिन के लिए की आपने? श्रेयांश ऐसे ही सुनते हैं, अपने सर को धीरे से जिया की तरफ झुकाते हुए कहते हैं, यस एक्चुअली सिर्फ 15 दिन के लिए। जिया ये सुनकर कि एकदम से पीछे होते हुए कहती है, छी कैसे अजीब इंसान है आप, 15 दिन के लिए? श्रेयांश कहते हैं, आई थिंक 15 days विल बी एनफ फॉर अस। और वैसे भी जो भी कुछ मुझे करना है 15 दिन में हो जाएंगे, तो उसके बाद से तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जिया ये सुनकर कि फिर से श्रेयांश को रोकते हुए कहती है, 15 दिन के बाद छोड़ देंगे मुझे? श्रेयांश कहते हैं, क्यों, तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से? जिया जो कहती है, नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं तो वैसे भी आज़ाद रहना चाहती हूँ और आपसे दूर भी रहना चाहती हूँ। श्रेयांश कहते हैं, वेल लेट्स सी।
एक तरफ जिया जो रेयांश के ट्रैप से परेशान होकर के बैठी थी, दूसरी तरफ मुंबई में एक काल कोठरी जैसे कमरे में एक आदमी जो चेयर से बंधा पड़ा था। वो बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई खास फायदा नहीं था। अभी वो अपनी आंखें धीरे से खोलता और सामने की तरफ देखता, लेकिन तभी उसके गाल पर छन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे वो जाकर के जमीन से टकराता है, वो भी चेयर के साथ। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था, जिससे बस उसकी की आवाज़ ही बाहर निकलती है। वहीं दोबारा से दो बॉडीगार्ड्स उसके चेयर को ठीक करते हैं और उसको ठीक से बैठाते हुए सामने की तरफ देखने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे वो आदमी अपनी आंखें खोल करके सामने देखता है, सामने कुणाल बैठा हुआ था और वो उसको देखता है और फिर धीरे से कहता है, कैसे हैं अक्षत सर? जैसे ही कुणाल ने इतना बोला था, सामने बैठा आदमी जो कि अक्षत था, वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन वो ये कर नहीं सकता था क्योंकि वो बुरी तरह से बंधा हुआ था। वो बार बार अपनी आंखों से उसके मुंह को खोलने का इशारा कर रहा था। कुणाल जो अपनी 2 उंगलियों से धीरे से उस टेप को हटाते हैं जो उसके मुंह पर लगा था और उसे साइड में फेंकते हुए कहते हैं, चलिए बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? जैसे अक्षत ये सुनता है, वो पूरी हिम्मत करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हुआ करता था कुणाल, तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, और हमारे बीच तो सब कुछ अच्छा था, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कुणाल जो कहता है, जो मेरे बॉस का दुश्मन हो वो मेरा भी दुश्मन है। अक्षत जो कहता है, मैंने तुम्हारे बॉस के साथ क्या कर दिया? मैं आज को कभी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जैसे ही अक्षत ने इतना बोला था, कुणाल उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, पर तुमने किसी और को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है ना? पता है ना तुमने जिया के साथ क्या करने का सोचा था? खैर, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। जिया मैडम के चैप्टर को तो मैं बाद में खोलूंगा। पहले ये बताओ कि वेदिका मैडम के साथ तुमने क्या किया है, और सच सच बताना, तुम्हारी एक गलती और बॉस ने ऑर्डर दिया तुम्हारी एक उंगली कटेगी। जैसे अक्षत ये सुनता है, वो अपनी हवा में सिकोड़ते हुए कहता है, वेदिका, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? लेकिन तभी रियांश जो वीडियो कॉल पर थे, वो कुणाल से कहते हैं, एक बार उसका चेहरा तो दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ ये बोलते हुए वह कैसा लगता है। कुणाल हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए तुरंत ही टैबलेट को अक्षत के सामने ले आकर रख देता है। अक्षत जो रियांश को देखते हुए पूछता है, हम तो दोस्त थे ना, मेरे साथ ये सब क्यों करवा रहा है तू? रियांश जो कहते हैं, आवाज नीचे, और मेरे सामने सवाल मत करो, जितना पूछा गया उसका जवाब दो। वेदिका कहाँ है? जैसे ही अक्षत ये सुनता है, वो समझ नहीं पाता कि उसने क्या कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और क्या इसी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। अक्षय जो रियान से पूछता है, वेदिका तुम्हारी क्या लगती है? और तुम लोग उसे कैसे जानते हो? और हो सकता है जिस वेदिका को मैं जानता हूँ उस वेदिका को तुम लोग ना जानते हो। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, सच में। रियांश उससे कहते हैं, झूठ बोलने की तो तुम्हारी बचपन की आदत है, जानता हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं और पैसे को कमाने के लिए तुम 2 नंबर का काम करते हो, लेकिन ये काम करते हो? लाइक सीरियसली? तुम्हें पता है ना, सब लोग मुझसे इस बात के लिए डरते हैं कि मेरे सामने कोई लड़की उठाकर नहीं ले जा सकता, किसी लड़की को हर्ट नहीं कर सकता। यू नो इट। और तुमने रेयांश अग्निहोत्री की बहन को हाथ लगाने की कोशिश की। जैसे अक्षित ये सुनता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो वेदिका के बारे में बात कर रहे हैं या जिया के बारे में, और वो गलती से बोलता है, जिया तुम्हारी बहन है? जैसे रेयांश ये सुनते हैं, वो अपने हाथ में लिए कांच के ग्लास को जोर से दबाते हैं कि वो पूरा कांच का ग्लास क्रैक कर जाता है, वो भी उनके हाथों में, और उसे गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, जिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शी इज़ माई वाइफ, नॉट माई सिस्टर, ओके? और फिलहाल मैं वेदिका के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिया मेरे साथ है, और जो मेरे साथ है वो पूरी तरह सेफ है, और अगर वेदिका सेफ नहीं हुई तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। अक्षित जो अपनी किस्मत पर पछताते हुए कहता है, मैं जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता हूँ वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार क्यों निकलती है, और वैसे भी
उस लड़की का तो कोई नहीं था।